देखो और एक क्वेश्चन करते हैं, इसका लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा, बाकी क्या है क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। दो सैटेलाइट है, दोनों का टाइम पीरियड दिया है, आपको बताना है कि दोनों सैटेलाइट कब मिलेंगे। कहने का मतलब ये मान लो अर्थ है, मान लो यहां से एक सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट ए है, एक सैटेलाइट बी लॉन्च किया गया, ऐसे लॉन्च किया गया, इस तरह से चारों तरफ घूम रहा है। एक सैटेलाइट ये किया इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो दोनों सैटेलाइट का टाइम पीरियड दे रखा है। इस वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड दे रखा है ए का मान लो 6 आवर, और बी का दे रखा है कुछ से 24 आवर। मतलब ये 6 घंटे में पूरा चक्कर लगा ले रहा है, और बी जो है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा ले रहा है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टाइम व्हेन बोथ सैटेलाइट अगेन मीट। फाइंड आउट टाइम व्हेन बोथ सैटेलाइट अगेन मीट। फाइंड आउट टाइम व्हेन बोथ सैटेलाइट अगेन मीट। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, तो बोथ सैटेलाइट अगेन मीट, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो टाइम पीरियड दोनों मीट करने का मतलब है, याद करो हमने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पहले किया है। रिलेटिव मतलब दोनों मिलने का मतलब किस जगह पे मिलेगा। ये 6 घंटा में पूरा घूम गया और दूसरा 24 घंटा लग रहा है पूरा। तो एक बार शुरुआत एक ही समय पे हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा रहा, शुरुआत एक ही समय पे हुआ है, दोनों फिर से कब मिलेंगे। तो दोनों फिर से तब मिलेंगे, याद करो रिलेटिव का हमने पहले भी कॉन्सेप्ट देखा है काइनेमेटिक्स में। हम क्या करते हैं, एक पे बैठ जाते हैं या चींटी मक्खी को बैठा दिया, तो उसके लिए वो रेस्ट में है, उसको क्या लगेगा कि दूसरा उसके तरफ घूमते हुए आ रहा है कितना से। तो बेसिकली हम क्या बोलते थे, t इक्वल टू 2 पाई बाय, घूमने में क्या यूज होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पर ओमेगा क्या बोलेंगे, रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव। तो ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव। तो यहां पे 2 पाई, अब ओमेगा रिलेटिव मतलब क्या है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन अगर दोनों की सेम है तो सेम डायरेक्शन होने में याद करो वेलोसिटी में क्या करते थे, ए माइनस बी, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता मुझे, मॉड लगा दिया। अच्छा, इंडिविजुअल ओमेगा ए और बी लिखोगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो ए के लिए क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी ए, और बी के लिए क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी बी, ये लिखोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई कैंसिल, 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल, ये 2 पाई ये 2 पाई ये 2 पाई, काम तमाम, इधर 1 बच रहा है। तो 1 बाई टी ए माइनस 1 बाई टी बी। तो 1 बाई टी ए कितना है 8, और बी कितना दे रखा था 24। तो 8 और 24 एलसीएम लोगे कितना आएगा 24, एलसीएम 24 आएगा। एक काम करते हैं, एलसीएम लेके एलसीएम ऊपर आ जाएगा 24, और ये कितना होगा 3 और 1, यही होगा ना 2, 3 1 2, ठीक है। और 24, 3 1 2, 24 बटे क्या हो जाएगा 2, 24 बटे 2 का मतलब 12। अच्छा मैंने क्या टाइम पीरियड 6 दिया, अच्छा 8 6 दिया है ना, तो तुम लोग भी क्वेश्चन चेंज कर हो गया, तुम लोग भी चेंज ही करा दिए, ठीक है। 8 भी दे सकता, समझ लो क्वेश्चन में फर्क नहीं है, 8 दे 6 दे। अगर 8 देता तो बाई 2 यानी कितना आंसर आता, 12 आता। यहां पे 6 दिया तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझना, से 8 भी देगा तो भी कोई गलत नहीं, पर यहां 6 दिया तो ठीक है। तो 24 ये कितना हो जाएगा 4 1 3, इस क्वेश्चन के लिए 8 आवर होगा। अगर वो दिया होता तो 12 आवर आता, जितना भी आएगा कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्लियर है, तो 8 घंटे पे दोनों मिलेगा, तो इसको नोट करो। तो क्लियर है, क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स में। अदरवाइज बहुत तरीके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से भी ऐसा बनता है कि कब मीट करेंगे। तो ये 6 घंटा, ये 24 घंटा, 24 घंटा में बी फिर से यहाँ आएगा, तो इतने देर में 6 इंटू 4, ये 4 चक्कर लगा चुका होगा। तो ए 4 चक्कर लगाएगा, तब तक में बी का कितना, एक ही चक्कर होगा। तो एक इसका 4 चक्कर होगा तो इसका कितना होगा, एक ही चक्कर होगा। तो 6 चौके 24, 4 चक्कर होगा, यानी रेशियो कितने का है, A/B का टाइम का रेशियो बोलोगे तो ये है 1:4 का। इसका 1 चक्कर, इसका 4 चक्कर। अगर सॉरी टाइम बोलते हैं, अगर टाइम लेने की बात बोलते हैं तो टाइम ये अगर मैं बोलूंगा ये 1 टाइम लेगा तो ये इसका 4 ज्यादा टाइम लेगा, 1:4 ज्यादा टाइम लेगा। तो 1:4 अगर टाइम का अंतर है तो टाइम का अंतर है 1:4, यानी कितने का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है।
3 का डिफरेंस कितने में आ रहा है? 24 में। तो 1 में कितना आएगा? तो 24/3 8 पर रेशियो प्रोपोर्शन है। आप अभी कोई ये सब जनरल कंपटीशन नहीं दे रहे हो या मैथ का एग्जाम नहीं दे रहे, आप फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, तो फिजिक्स के लिहाज से ऐसे ही करोगे। अब देखो क्या है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा जरूरी होता है, टाइम का बहुत इशू नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअली सही जा रहे हो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसका लैंग्वेज में बहुत नहीं लिखा रहा, पर जो लिखा रहा हूं उतने से समझो। एक मास है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा। मान लो ये कोई प्लैनेट है, से अर्थ ही है। अर्थ की रेडियस जो है, समझो जरा, अर्थ की रेडियस है मान लो r, ठीक, या अर्थ की रेडियस को हमने r ही लिख दिया, ठीक। एक मास है यहां पे, ये कितना डिस्टेंस है? देखने में छोटा बड़ा लग सकता है डिस्टेंस, पर समझने के लिए बताओ, बना रहा हूं। ये m मास है और ये अर्थ के सरफेस से re/4 हाइट पे है। अर्थ के सरफेस से re/4 हाइट पे है। तो बताना ये है कि ये जब अर्थ को हीट करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट re/4, फ्रॉम ए हाइट re/4, height re/4 from earth surface, then find velocity with which it strikes the earth, अर्थ को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, with which strikes the earth। अब जरा मुझे बता सकते हो इसमें क्या अप्रोच रहेगा, कैसे करोगे? वर्क वाला लगा देंगे सर, पहले पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू लास्ट का पोटेंशियल प्लस। अच्छा ये करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के समय v² = u² + 2s बोलते थे, u 0 है तो v² = 2s, तो याद करो ये लिखते थे v = √2gh, ये होता था ना। तो ये कर सकते हैं, जल्दी बताओ। ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्यों कर सकते हैं, कितनी पता है? ये चैप्टर कौन सा पढ़े हैं? ग्रेविटेशन। हाइट क्या है? r/4 हाइट से ड्रॉप किए हैं। r/4 बहुत ठीक ठाक हाइट है, r के कंपेरेबल है। अर्थ की रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर बाई 4 मतलब 1600 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। तो उतने हाइट पे g कांस्टेंट नहीं रह सकता, g की वैल्यू चेंज करते हैं। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब वैलिड थे? जब एक्सीलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं तो एक्सीलरेशन ही वहां पे क्या है? g है, स्मॉल g। तो स्मॉल g कांस्टेंट होता है तभी ये एप्लीकेबल है। ये सब जो इक्वेशन मोशन है ये तभी एप्लीकेबल है जब g कांस्टेंट होगा, और g इतने ज्यादा हाइट पे कांस्टेंट नहीं ले सकते। वो 100 मीटर 200 मीटर ऐसा होता है, यहाँ अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल में है। तो फिर ये अप्रोच से जो आंसर आएगा वो गलत होगा, वो नहीं कर सकते। फिर हाँ, एनर्जी कंजर्व कराएंगे, तो एनर्जी कंजर्व कराएंगे मतलब एक पॉइंट ये ड्रॉप किया गया मतलब u 0 है, एक पॉइंट ये और एक अर्थ पे निकालना, अर्थ के सरफेस पे, एक सरफेस पे, इन दोनों जगह पे क्या करा देते हैं? एनर्जी कंजर्व। यहाँ चूंकि लॉस वगैरह की बात नहीं है तो एनर्जी कौन सी बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम 1 और 2 पे क्या होगा? बराबर होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 1 = 2। जरा बताओगे क्या क्या होगा? 1 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। 1 पे काइनेटिक 0, चूंकि रेस्ट पे ड्रॉप किया गया है। पोटेंशियल कितना होगा? Gmm/r बोलते थे, -Gmm/r। अर्थ का मास मान लो कुछ नहीं है तो अर्थ का मास मान लो m मान लो, या me, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे? माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Gmm/r। तो g ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ का मास बाई r डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। r कौन सी डिस्टेंस होती है? ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलोगे तो re + re/4 ऑब्जेक्ट का, तो re + re/4 बिल्कुल 5 re/4। तो re + re/4 ये कितना क्या होगा? ये होगा
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, देखना सरफेस पे बात करें, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी पता करना है, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी पता करना है, प्लस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, क्या सरफेस के लिए आर जो है वो जीरो हो चुका है या इन्फिनाइट हो चुका है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पे होगा ऑब्जेक्ट तो सरफेस होगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, एम मास यहाँ आ गया, अर्थ का सेंटर कहाँ है, अर्थ का सेंटर तो यहाँ है ना, तो अर्थ का सेंटर और मास के बीच डिस्टेंस क्या है, आर ई, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम एम बाय ये ऑब्जेक्ट और इसके बीच डिस्टेंस क्या रह जाएगा, आर ई ना, जब सरफेस पे होगा, आ रही है बात समझ में, बाय दिस, क्लियर है, बस ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना आ गया तो क्वेश्चन हो गया, बस सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे जो कैंसिल होगा एम 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 कैंसिल, एम 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 कैंसिल। अच्छा अर्थ का मास भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो एम ही गिवन है मान लो, या जो भी गिवन होगा एम ही। अब यहां से वी स्क्वायर निकाला जा सकता है इन गिवन टर्म्स, ये करोगे एलसीएम 4 4 + 1 5, ये ऊपर चला जाएगा तो वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2, ये 4 एलसीएम ऊपर जाएगा कितना होगा, -5 जी एम बाय कितना होगा, -5 होगा बोलते हैं, हाँ 4 एलसीएम होगा ना, 4 ऊपर जाएगा, 4 होगा ना, 4 जीएम, और 4 + 1 क्या होगा 5, तो 5 आर ई ये होगा, और ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस, प्लस ये कितना है जी एम बाई आर, ये हुआ। अब दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 आर ई, और ये जब लिखोगे तो ये कितना होगा 4 ही रहेगा, और ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 में 4 जाएगा क्या होगा 1, तो ये एलसीएम क्या जीएमई होगा, पहले बताओ, पहले बताओ जीएमई होगा, कोई दिक्कत, तो क्या बोलो, तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, जीएमई बाई 5 आर, मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, तो v है तो अंडर रूट कर देंगे, तो 2 उधर भेज देंगे तो, और अंडर रूट तो क्या हो जाएगा 2 GME बाय 5 आर, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, तो कैसे किए, कई कॉन्सेप्ट पता चला, एक तो यही नहीं कर सकते क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं है, फिर कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराया, उसमें भी ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी होता है GMM/r माइनस GMM/r, सरफेस पे है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा देखेंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में और पूछ देता कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब हीट करेगा, तो फिर पूरा का पूरा हाफ mv स्क्वायर रहने देते, तो पूरा का पूरा हाफ mv स्क्वायर रहने देते, बाकी जितना भी होता सम करके लिखते। तो क्लियर है बात, ये क्यों करेंगे क्या करेंगे, तो इसको नोट करो, फिर और बात ये बताऊंगा। फिर देखो इस क्वेश्चन में तो हमने देख लिया कि ठीक है, नजर आ गया कि ये ड्रॉप किया गया RE/4 पे, तो बहुत ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस है तो हम जी को कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो ठीक है एनर्जी कंजर्व कराया। कई जी को कहीं कांस्टेंट भी लेते हैं जब कम हाइट पे, तो फिर हम कब कांस्टेंट ले कब ना ले, एक तो ठीक है डेटा से लगभग अंदाज लग जाता है कि बहुत ज्यादा है तो ठीक है। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, लेकिन एक एवरेज ध्यान रखने के लिए, एग्जैक्टली ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं है, पर एक ओवरऑल ध्यान रखने के लिए कि एक आइडिया के लिए कि पकड़ के चलो, लगभग अगर मान लो हाइट हुआ 1 से 10 किलोमीटर के आसपास, 1 से 10 किलोमीटर के आसपास हुआ तो जी को लगभग कांस्टेंट लेके चलो, यानी कांस्टेंट का मतलब जितने इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब बोलोगे 10 ही क्यों है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आइडिया के लिए है। तो 1 से 10 किलोमीटर तक लगभग कांस्टेंट लेके चलो, फिर एक 10 से आगे बढ़ो तो लगभग 10 से पकड़ के चलो कि 10 से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक। अच्छा जी में भी दो चीजें बताया था, एक कि h लेस देन r हो, मतलब कि हाइट तो बढ़े पर अर्थ की रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा ना हो, तो याद करो जी हमने बोला था वेरी करता है, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं
g इंटू 1 माइनस 2h/r। तो लगभग जब हाइट 500 किलोमीटर के आसपास तक बात होती है तो इसको यूज कर लो, 1 माइनस 2h/r, ठीक। और 500 से ज्यादा रहे तब तो फिर एक है जिसका कोई एजम्पशन नहीं है, 500 किलोमीटर से ज्यादा, बियॉन्ड 500 किलोमीटर, अगर उससे ज्यादा पे बात हो रही है तो फिर तो जो हमेशा वैलिड है बियॉन्ड 500 दैट इज जी डैश, इसको लेके चलो, क्या था, gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो अगर अर्थ के सरफेस से ऐसे देखे थोड़ा भी हाइट जाएंगे ना तो g तो वेरी होगा ही होगा, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ऐसे एग्जैक्टली अगर देखोगे एकदम एक्यूरेसी के साथ तब तो हर जगह यही वैलिड है, क्योंकि ऊपर गए बिना एजम्पशन के है, बिना एजम्पशन के हर जगह ये वैलिड है gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी एजम्पशन है और ये तो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अब मान लो 9.81 है और वो वेरिएबल स्लाइटली वेरी हुआ 9.79, तो लगभग 9.8 लेके काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अप्रॉक्स ये लेके चल लेते हैं। ऐसे एग्जैक्टली देखा जाए तो हर जगह ये वैलिड है। ये हाइट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, लगभग 10 से 500 के आसपास, तो पकड़ के चलो। ये आप बोलोगे सर 499 होगा तो क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछता। वो भी ऐसा नहीं कि खतरा में आपको पूछेगा 499 या एग्जैक्ट, ये डेटा एक आइडिया के लिए है, या 9.999 किलोमीटर हुआ 10, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आजमाइश नहीं करेगा। ऐसा होगा तो लिख देगा कि क्या करना है, कांस्टेंट लेना है कि नहीं लेना है, कि h लेस देन r वाला केस यूज करो, वो बता देगा कौन सा करना है। एक आइडिया के लिए कि अगर बहुत कम हुआ, लगभग 10 से कम पकड़ो तो कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, लगभग 500 तक रेंज हुआ तो ये लेके चलेंगे, और ये तो हमेशा वैलिड है। तो बात समझ में आ रही है। जैसे कि एक आइडिया के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, देखो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंका, एक आइडिया के लिए देख रहा हूं। मान लो उसको जो फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दिया ऊपर जाने के लिए से कुछ मान लो 5 किलोमीटर पर सेकंड दिया। समझना, एक ऑब्जेक्ट को मान लो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ ये है मान लो अर्थ का सरफेस, यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ऊपर फेंका, कितने से, तो से 5 किलोमीटर पर सेकंड से। बोला गया कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। काइनेमेटिक्स में हम जी को कांस्टेंट मानते चल रहे थे, तो मैक्सिमम हाइट सीधा हम क्या बोल दे रहे थे, याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन से करके हम u²/2g यूज कर रहे थे। पर यहां तो देख के ही नजर आ रहा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड में 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा से भी ज्यादा है, ठीक है ना। ये सब तो इसके वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा है। तो हम g को कांस्टेंट नहीं ले सकते, ये करना हमारा h = u²/2g यहाँ पे गलत होगा, इस डेटा को ही देख के। उतना हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, लेकिन आइडिया रखने के लिए मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है। एक आइडिया के लिए डेटा वैसा लिया जो कैंसिल हो जाए, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 बाय अप्रॉक्स लोगे तो ये 20, तो 25/20, 25/20 कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर सेकेंड बोला था ना, आप लोग भी कहा हो। देखो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, ये किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड बोलेंगे तो कितना होगा, 5000 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो 5000 मीटर पर सेकेंड होगा ना, क्योंकि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो या 10 मीटर रफली ले लो, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हो, इसको बदलना पड़ेगा। तो 5000 का स्क्वायर, तो 5000 का स्क्वायर तो या 25, और 10 की पावर कितनी है, 10⁻3, उसका स्क्वायर क्या होगा 6, 10⁻6, एक कैंसिल करोगे लगभग ये 25/2, 25/2 क्या होगा 12.5, 12.5, 12.5, और ये 10 की पावर क्या होगा 5, 6 से एक कैंसिल होगा, इतना किलोमीटर। 12.5 गुना 10वीं पावर 5 किलोमीटर, कम है कि ज्यादा है, 12.5 10 की पावर 5, सॉरी मीटर, 5.5 मीटर है ना, सब मीटर में था, ये मीटर है। अगर किलोमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे 2, 10 की पावर 2 यानी 1250 किलोमीटर, ये आएगा 1250 किलोमीटर। तो 1250 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हाइट है, 1250 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट है। आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8 किलोमीटर, 8.5 लगभग,
8,548, उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा हाइट है, उसके लिए जी को कांस्टेंट हम नहीं लेके चल सकते, और जी को कांस्टेंट नहीं लेके चल सकते तो ये कहना ही गलत है। तो ये हम निकालेंगे नहीं, मतलब लेकिन आइडिया लेने के लिए हम देखा कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको क्यों नहीं निकालेंगे, जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका आइडिया हमको यहीं से लग जा रहा है कि ये किलोमीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर सेकंड बहुत अंतर है, तो बहुत ज्यादा है 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो हम ऑलरेडी एक नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, वही एनर्जी कंजर्वेशन। इसका डेटा कैसा भी हो सकता है, मैं केवल समझाने के लिए आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तो इक्वेशन लिख के जरा देखते हैं। अच्छा, इसमें भी वही एनर्जी कंजर्वेशन कराओगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे एनर्जी कंजर्व करा के, तो इक्वेशन कैसा बनेगा बस वो लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखना आ रहा है, बाकी डेटा के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए इसको करेंगे फिर बाय एनर्जी कंजर्वेशन। बेसिकली लॉस की बात नहीं करे तो फ्रिक्शन वगैरह के कारण लॉस की बात नहीं करे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरुआत में पोजीशन मान लो ये है पोजीशन, और मैक्सिमम हाइट तक जहां तक गया ये है मान लो पोजीशन 1, और जहां तक गया मैक्सिमम हाइट मान लो यहां तक गया ये पोजीशन 2। मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा, तभी मैक्सिमम हाइट हुआ वो, वहां पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे जरा समझना। और ये वाली जो हाइट है ना अर्थ के सरफेस से, इस हाइट को हमने मान लिया h। तो जरा इसका इक्वेशन केवल बनाना आना चाहिए, बाकी डेटा रहेगा सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन आना चाहिए। पहले बताओ 1 पे और 2 पे एनर्जी कंजर्व कराएंगे, इक्वेशन क्या बनेगा। 1 पे ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना, -gm/r, ये अर्थ के सरफेस पे है, ये अर्थ के सरफेस पे है, तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। gm अर्थ के मास को लिखा, ऑब्जेक्ट के मास को हमने m से लिखा, बाई अर्थ की रेडियस लिखा r, ये होगा सरफेस पे -gm/r, प्लस जितना से फेंके, कितना से फेंके, हाफ m v², v जितना भी दिया होगा, v जो दिया मान लो इसको इक्वल टू लिख लिया u, मान लो u लिख लिया, v लिख लिया जो, तो क्या लिखेंगे, हाफ mu²। मैं केवल लिखना बता रहा हूं, बाकी तो जैसा आएगा डेटा के अकॉर्डिंग काम कर लोगे, क्या करना है वो जान लो। और जब पहुंच गया h हाइट पे क्या लिखेंगे, -gmm, डिस्टेंस कहां से लेते हैं, अर्थ के सेंटर से, तो सरफेस से हाइट है h, और सेंटर से कितना हो जाएगा r+h, यहां हो जाएगा r+h, और प्लस काइनेटिक क्या होगा 0। तो बात समझ में आया। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, h मिलेगा। तो डेटा दिया रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, बात समझ में आया। तो यहां से जो कैंसिल होगा, जैसे यहां भी m ऑब्जेक्ट का मास हर जगह कैंसिल हो जाएगा, बाकी अर्थ की मास लगभग दी होगी, g की वैल्यू पता होती है, अर्थ की रेडियस दी होगी या पता है तुमको, u गिवन है। देखो इसमें से ये पता है, ये भी पता होता है या दे देगा, पता होता है, ये भी पता होगा या दे देगा, ये तुम्हारा बस तुमको एक u भी गिवन है, बस एक h अननोन है, ये पता करना होता है। बात समझ रहे हो। तो g की वैल्यू सब पता है 6.67 10⁻11। अर्थ का मास कितना होता है, लगभग 6 × 10⁻24 kg, एक क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड। और r क्या होता है, लगभग 6400 किलोमीटर। तो ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। अच्छा, तो इस समझ गए इसमें। अब इसमें देखो यही गलती मतलब कराया जाता है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो मान लो कि ऑप्शन ही दे दिया 1250 किलोमीटर, आप सीधा u²/2g निकाले, टिक लगाए, खुश हो गए, उछल गए, 4 नंबर पॉजिटिव के जगह 5 नंबर का नुकसान करा के आ गए, +4 के जगह -5। तो खैर समझ गए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर कई वैरायटी के हो गया, बाकी फिर अपना करोगे शीट से, बुक से। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल इलास्टिसिटी। तो अब देखो क्या है इसमें कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पहले मैं मेथड से बात करूंगा, लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा उतना, मेथड से बात करूंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट भी देखेंगे, बिना इसके आसान से क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट से। 3m मास है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो साइड लेंथ ये मान लो कुछ भी है यार, छोड़ो हटाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे m मास रखा गया, उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो इसका सेंट्रॉइड जहां पे डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये है सेंट्रॉइड। और इस कॉर्नर का नाम मान लो A बोल दिया, इस वाले कॉर्नर का B, इस वाले कॉर्नर का C,
और जो डिस्टेंस तुमको दिख रहा है हमें क्वेश्चन में AG इक्वल टू BG, एक तो निकालने का भी तरीका होता है या चलो आसानी के लिए आपको दे दिया गया, और CG, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस हम इक्वल टू क्या है 1 मीटर, ठीक है ना। तो CG इक्वल टू 1 मीटर हमको बताना, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट बोला गया अगर इफ एट G, या हर एक केस में ही मान लो G पे भी एक मास है, मैं यही बना देता हूं, लिखा नहीं रहा, G पे मान लो 2m मास प्लेस्ड है, ठीक है ना, G पे 2m प्लेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि तुमको बताना है नेट फोर्स कितना लगेगा 2m मास जो कि प्लेस्ड है G पे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 2G, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2G, यानी 2m, सॉरी, नेट फोर्स ऑन 2m मास जो कि G पे प्लेस्ड है ऑन 2m प्लेस्ड एट G, जो G पे 2m प्लेस्ड है उस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला गया इसमें कि जो A पे मास है, मास एट A, मास एट A कितना है, m है, रिप्लेस्ड बाय, इसको हटा के 2m रख दिया गया, बाकी जगह कोई चेंज नहीं किया गया, केवल वहां चेंज किया गया, रिप्लेस्ड बाय 2m। तो A पे जो मास है वो m हटा के 2m रख दिया गया। अब पूछा गया कि नेट फोर्स बताओ कितना होगा, वही सेंटर वाले पे, नेट फोर्स ऑन 2m मास पे जो कि कहां पे प्लेस्ड है, G पे। मतलब दोनों केस में सेंट्रॉइड वाले मास पे नेट फोर्स बताना है। पहले केस में m है, दूसरे केस में सारा वही है, केवल A वाले को 2m कर दिया गया। क्वेश्चन समझे? इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, मैं फिलहाल कर दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, तो मेथड से एक बार बता दे रहा हूं, एक बार मेथड से बता दे रहा हूं, और मतलब मेथड तो दोनों है, बेसिक सा करके बता दे रहा हूं और थोड़ा लेंथी जाएगा, और दूसरी बार फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा जिसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो एक बात, ये डिस्टेंस है, ठीक है, G से तीनों का ये डिस्टेंस है, और ये तीनों बराबर ही है, ऐसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बराबर ही होगा। आपके काम के आसानी के लिए डिस्टेंस भी बता दिया गया है, कितना डिस्टेंस बताया गया, तो से 1 मीटर, बाकी नहीं बताता डिस्टेंस और साइड लाइन बताता तो क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना पड़ता, उसके लिए हम, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दरअसल आपका बीच में स्टोरेज फुल हो गया था, तो वो दूसरा डिवाइस लगाया है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग रुक गया था इस पूरे पार्ट का। तो इस पूरे पार्ट को मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ। पहले एक बार क्या बोला था, क्वेश्चन को मेथड से हम कर लेते हैं, वेक्टर के अप्रोच से। इसके लिए वेक्टर का अप्रोच क्लियर होना चाहिए, और बाद में आपको सिंपल तरीका जो पता है उससे करेंगे, जिसमें इतना कैलकुलेशन की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। सिंपली आप क्वेश्चन बहुत आसानी से 1-2 स्टेप में कर लोगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं मेथड से जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 मास रखा था, सेंटर पे 2m रखा था, पहला पार्ट है। नेट फोर्स बताना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ट्रैक्शन का। इसको अगर देख रहे हैं सेंटर पे 2m है, इसको खींचेगा कौन है, स्मॉल m, किधर, ऊपर की तरफ। इस 2m को ये m खींचेगा किधर, इधर की ओर। इस 2m को ये m खींचेगा किधर, इधर की ओर, GC। अब क्या कर रहे हैं, सबको वेक्टर फॉर्म में 2 डायरेक्शन में तोड़ लिया एक्सिस में, मान लो इसको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मान लिया और इसको मान लिया y एक्सिस। अब अलग अलग देखोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मास का कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्वेश्चन में आसानी के लिए दे रखा है कि डिस्टेंस AG और ये सब क्या है, इक्वल है, और कितना है 1 मीटर, तो कैलकुलेशन आसान है। अदरवाइज ना दिया रहे तो हम डिस्टेंस निकालना आता है, हमने यूज किया है रोटेशन चैप्टर में भी, कि अगर कॉर्नर इसका डिस्टेंस दिया हो, लेंथ दिया हो, तो कैसे निकालते हैं सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से सेंट्रॉइड से कॉर्नर का डिस्टेंस, या डायरेक्टली आप भी रख सकते हो। खैर अब आते हैं इस पे, देखो FGA FGB GC सब इक्वल होगा, क्या होगा सबका कॉम्बिनेशन, G M1 M2, तो M into 2M बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सारे डिस्टेंस 1 है, बाय 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2GM स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं FGA, G और A के बीच क्या लिखेंगे, G into 2mm बाय 1 का स्क्वायर, तो ये तो हम निकाल ही चुके हैं। क्या FGA, अब GA देखोगे किसके अलॉन्ग है, G को A खींचेगा ऊपर, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है,
और प्लस वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, जे कैप, तो हमने लिखा 2gm स्क्वायर जे कैप। उसी तरीके से अच्छा, इसके लिए आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी को अगर दिक्कत है तो जाके आप वेक्टर रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब एक मान लो जी भी इधर है, अब ये फोर्स जी को ये खींच रहा है, स्मॉल एम मास जो बी पे है इधर खींच रहा है, इसको दो डायरेक्शन तोड़ सकते हैं। अच्छा एंगल में देखोगे, ये एक्स एक्सिस बनाया है, ये वाई एक्सिस है, तो एंगल में देखोगे ये इक्विलेटरल एंगल है, ये पूरा 120, ये पूरा 120, तीन 120 बटेगा। ये अगर वर्टिकल, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो वाई से वर्टिकल 90 डिग्री है, ये 90, तो ये क्या होगा 30, ये 30, ये भी कितना होगा 30 इधर। तो हम इसका कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा साइन। ये नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप लिखेंगे, ये नेगेटिव वाई की तरफ माइनस जे कैप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिस फोर्स cos 30 एंगल के साथ वाला cos, दूसरा साइन cos 30 माइनस आई कैप sin 30 माइनस जे कैप। तो वही लिखा है 2gm स्क्वायर cos 30 माइनस आई कैप 2gm स्क्वायर sin 30 जे कैप। cos 30 की वैल्यू पता है कितना होता है, √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2। तो इसमें देखा जो कैंसिल होना है कैंसिल कर दिया, तो दिस ये आया, ठीक है। उसी तरह से ये भी है, ये इसके दो कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला cos, दूसरा sin, तो ये क्या होगा cos 30 प्लस आई कैप प्लस एक्स एक्सिस है, और ये sin 30 नीचे क्या होगा माइनस जे कैप। तो gm स्क्वायर बेसिकली 2gm स्क्वायर है, 2gm स्क्वायर, यहां भी फोर्स क्या था ये 2gm स्क्वायर, तो 2gm स्क्वायर cos 30 आई कैप और माइनस 2gm स्क्वायर sin 30 जे कैप। सॉल्व करोगे cos 30 कितना आता है, तो cos 30 आता है 1/2, cos 30 1/2 सॉरी √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना होगा sin 30 1/2, तो ये आया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तीनों का वेक्टर सम, तो इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम। तो ये जब लिखेंगे तो ये लिखा था एक का, दूसरा क्या है दिस gm स्क्वायर √3 आई कैप माइनस gm स्क्वायर जे कैप प्लस √3 gm स्क्वायर आई कैप, और अगला ऐड करेंगे कितना माइनस gm स्क्वायर जे कैप। जरा इसको ऐड करके देखो, ऐड करोगे ना तो देखोगे आई कैप और जे कैप, आई कैप देखोगे √3 gm स्क्वायर प्लस आई कैप और माइनस √3 gm स्क्वायर आई कैप, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये माइनस gm स्क्वायर माइनस gm स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर जे कैप और प्लस 2gm स्क्वायर जे कैप, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, देख के बता सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों को ऐसे आया। अब दूसरे केस में एफ नेट, दूसरे केस में क्या बोला गया, आप सिंपल सा समझो कि दूसरे केस में बोला गया कि सारे को वही रखे, केवल इसको डबल कर दिए। तो इसको डबल करने से क्या होगा, m मास की जगह 2m कर दिए, तो ये फोर्स 2 टाइम्स बढ़ जाएगा और बाकी सब वही रहेगा, यानी ये वाला फोर्स जो है AG वो कितना हो जाएगा। अब जो अंतर केवल इसमें आएगा GA में, बल्कि यहां लिख देता हूं, अंतर केवल आएगा फोर्स ऑन G ड्यू टू A, ये 2gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहां सेंटर वाला 2m और यहां भी 2m, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4gm स्क्वायर, डायरेक्शन तो वही रहेगी प्लस j, बस इतना सा ही अंतर आएगा। तो बाकी सम करोगे f नेट, तो बाकी सब तो वही है, उसमें चेंज नहीं किया गया तो कोई चेंज नहीं आएगा, कंपोनेंट वगैरह सब यही होगा। तो अंतर क्या आएगा, एक 2gm स्क्वायर और एक इसमें 2gm स्क्वायर एक और होगा, तो एक एक्स्ट्रा 2gm स्क्वायर बचा ना, बात समझे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2gm स्क्वायर जे कैप, या मैग्नीट्यूड वाइज बोलोगे तो 2gm स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका जे कैप मतलब क्या है, जे कैप किस तरफ है, जी से ए की तरफ, ऊपर की तरफ, तो टूवर्ड्स जी है। पहले बताओ ये क्लियर है, टूवर्ड्स जी है, तो खास कुछ नहीं है। किसी को अगर इसमें दिक्कत है कि अच्छा ऐसे कैसे लिख दिए, तो फिर आप क्या करो कि पूरा कहानी लिखो। कहने का मतलब क्या है कि ये लिखना, ये तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं किया गया, प्लस ये जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किए, और ये जो है हमने लिख ही दिया, तीनों को ऐड करके देखो तो प्रॉपर यही आएगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच, पर कंपटीशन में इसमें करते करते अगला दिन आ जाएगा, सुबह हो जाएगी, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में हमने सिंपल बोला था, व्हेन n इक्वल कोप्लेनर वेक्टर x एट इक्वल एंगल देन देयर रिजल्टेंट इज 0। इन पहले में सब में m है, तो 2mm r स्क्वायर
2mm r स्क्वायर 2mm 1 स्क्वायर, तीनों फोर्स क्या बराबर है, एंगल बराबर है, नेट रिजल्टेंट क्या होगा 0। हम डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले में तो सिंपल एक F इधर लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर, उतना ही फोर्स इधर, F F F एंगल 120 120 120 तीन हमने लिखाया भी था, n इक्वल कोप्लेनर वेक्टर x एट इक्वल एंगल देन देयर रिजल्टेंट इज 0, तो ये 0 हो गया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड में भी डायरेक्ट करना है तो सिंपल सा है, कुछ खास नहीं देखना है, आप सिंपल सा बात देखो समझो। सेकंड में क्या बोला गया, अब सेकंड पे आ रहा हूं मैं, यहां पे क्या कर दिया 2g। अब देखना सेकंड सीधा सेकंड दिया होता तो क्या करते, अगर क्वेश्चन सीधा सेकंड दिया होता, फर्स्ट दिया ही नहीं होता, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता, सीधा सेकंड दिया होता कि 2m है, बताओ नेट फोर्स सेंटर पे क्या है। तो इसका अप्रोच समझो, बहुत सिंपल है कि 2m दिया होता तो अलग कॉम्बिनेशन बन जाता। तो अगर मान लो 2m, थोड़ी देर के लिए सोचो 2m नहीं है, m है, m है, m है, m है, तो क्या होगा, और सेंटर पे 2 में इक्वल फोर्स लगेगा, नेट आंसर क्या होता 0। तो 2m को क्या ऐसे लिख सकते हैं, जरा समझना, m प्लस m बोल सकते हैं, 2m को बोल सकते हैं। इसमें से ध्यान देना कि अगर एक ही m होता, थोड़ी देर के लिए समझो एक ही m होता, ये भी एक m होता, ये भी एक m होता, अगर m m m होता तो नेट क्या होता 0 होता। यानी 2m में से ये m ये m ये m ये सब मिलकर क्या कर दिया 0, बच कौन गया एक m, तो नेट जो होगा बस उसी के कारण होगा। तो एक m के कारण नेट होगा, तो नेट जो होगा केवल एक m बचा, और सेंटर पे क्या बचा 2m बचा। तो सेंटर पे 2m बचा, तो नेट हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे सेकंड केस में, सेकंड केस में डायरेक्ट हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखो g 2m, एक ही m बचा ना, एक तो नेट को 0 कर दिया सबको मिला के, तो इसका एक ही m बचा, बात समझ पा रहे हो। 2m बाय डिस्टेंस क्या है 1, डायरेक्शन पूछा जाए तो यहां पे m एक m और 2m पूछा गया g पे a के कारण, तो a को किधर अटैक करेगा ऊपर की ओर, तो क्या लिख देंगे j के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, बात समझे। अब जरा बिना आसानी से या करके क्वेश्चन पेन चलाए बताना, सारा क्वेश्चन सब कुछ सेम है। अब बोला गया यहां m है, यहां m है, यहां 2m है, और यहां पे 4m कर दिया, क्या आंसर होगा, बिना पेन चलाए बताओ। यहां पे 4m रख दिया और यहां m m m ये 2m, आंसर कितना होगा, देखिए कितना दिमाग चल रहा है किसका। अगर 4m बोलता तो क्या होता आंसर, सोचो। अगर मैं बोल दूं यहां पे कि कॉर्नर पे 4m रख दिया, और आपको बिना पेन चलाए आंसर बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी कहानी सेम है, सब कुछ सेम है। यहां 4m रख दिया, यहां पे m है, यहां m है, सेंटर पे 2m है। अब बताया गया, बोलो नेट फोर्स कितना होगा, जी है सेंट्रॉइड, ये वही a है कॉर्नर, ये b है, ये c है, कौन बताएगा बताओ। डायरेक्शन वैसे ही कर लिया, ऐसा कर सकते हैं 2m + 2m बना सकते हैं, तो 2m + 2m तो एक तो अपने पास जैसे 2m का वैल्यू आ गया g 2m / m इसका j है, इसको दूसरा कर देंगे सर, ये इसको y कर लिया था क्या। अब देखो क्यों उतना सिंपल, 4m है ना, ये 0 कब होगा, जब हर जगह बराबर हो, मतलब a पे क्या होगा, a पे m होता तो 0 हो जाता। तो 4m को ऐसे लिख सकते हैं 3m + m, अगर m होता समझना, तो ये m ये m ये m क्या होता, नेट 0 होता, कौन बचा 3m बचा, और नेट फोर्स केवल किसके कारण होगा 3m के कारण। तो नेट फोर्स क्या बोलेंगे, g, बाकी सब तो 0 कर चुका, g 3m × 2m / 1 का स्क्वायर, बात समझे सर ऊपर m बोलो, हाँ g m स्क्वायर कर दिए हैं सर, m स्क्वायर का 2m है स्क्वायर का, अच्छा वो दूसरा पीछे का क्वेश्चन का आ गया होगा, कुछ पीछे जो मिटाए वो पूछा गया 2m, तो पीछे का कुछ आ गया होगा, तो बात समझे। तो और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स g, समझ पा रहे हो इस चीज को। इस तरह से कोई भी टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है।
अच्छा एक दो मैं और जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा ये भी नोट करोगे क्या? एक मैं यहाँ बता देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन वहां 12th में भी काफी काम आता है, वहां पे चार्ज होता है, तो वहां प्लस माइनस के लिए दोनों के लिए देखते हैं ये सब चीजें। तो एक और मैं बता देता हूँ, बाकी रहने देते हैं काफी है। एक मान लो कि 5 साइड वाला है, क्या बोलते हैं? पेंटागन। पेंटागन है, एक पेंटागन है, और पेंटागन के समझो जरा, मुझे एक बात बताओ, एम मास है, एम मास है, एम मास है, एम मास है पेंटागन के कॉर्नर पे, और सेंटर पे रख दिया मान लो से कुछ 2m। आप सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एन इक्वल कोप्लेनर वेक्टर एक्ट एट इक्वल एंगल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रिजल्टेंट क्या होगा? 0। हाँ सेंटर पे होगा तो सेम ही होगा, अगर सेंटर पे तो क्लियर है। हाँ वो होना चाहिए, तभी इक्वल एंगल बनेगा। अगर सेंटर पे नहीं होगा तो एंगल इक्वल नहीं बनेगा, तब नेट 0 नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो इसको नाम दे दिए हम A, इस कॉर्नर को नाम दे दिए B, इसको नाम दे दिए C, इसको नाम दे दिए D, इसको नाम दे दिए E। ठीक, अब हमने क्या किया कि किसी भी एक को चेंज कर दिया। मान लो इस वाले को हमने बना दिया कुछ से 6m, इस वाले को हमने बना दिया से 6m। अब बताना है नेट फोर्स क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी उसकी। नेट 6m है, नेट क्या होगा? हाँ अब देखो 6m है तो 6m से तो दिक्कत हो गया, लेकिन अगर सब में mm होता तो नेट 0 होता। तो अगर यहां m होता तो 6m को ऐसे सोच सकते हो m+5 है, तो m वाला जो है सारे m के वजह से नेट क्या होगा? 0। बचा कौन? 5m बचा ना, तो नेट फोर्स इसी की वजह से होगा। तो नेट फोर्स इसी की वजह से होगा, तो इस केस में नेट क्या हो जाएगा? G m सेंटर पे बिल्कुल 2m इंटू 5m, और ये डिस्टेंस जितना भी क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में अगर 1 दे दिया 1 ना दिया हो तो ठीक है, या फिर जो भी डिस्टेंस है डिवाइड बाय OD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? O से D समझ में आया? और डायरेक्शन बोला जाए तो क्या होगा, क्योंकि नेट इधर ही बचा, बाकी सब तो 0 कर दिया। O इसको सेंटर वाले को ये खींचेगा किधर? D की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स OD, टुवर्ड्स OD। तो सर फिर वेक्टर से निकालने की मतलब O to D, वेक्टर से क्या निकालेंगे? मतलब सर अगर ऐसे लाइन नहीं खींची सर इसमें निकाल, क्यों उतना लेंथी करेंगे? कॉस साइन तो नहीं करना पड़े इसके लिए तरीका बताया ना। अगर कॉस साइन करेंगे ही फिर ये तरीका क्यों करेंगे? कॉस साइन तो इतना लेंथी है, बात समझ में आ रहा है? तो कॉस साइन करने की जरूरत ही नहीं है। आप नेट 0 करोगे, देखोगे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, उसी की वजह से नेट होगा, और जो नेट होगा डायरेक्शन उसी का होगा, क्योंकि वही बचा, तो डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स OD। तो ये सीधा आंसर होगा, समझे? तो इस टाइप का कोई भी पेंटागन दिया, हेक्सागन दिया, किया जा सकता है। तो इतना रहने तो काफी, कल इलास्टिसिटी शुरू करेंगे।